नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वे में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट रीट और साथ ही साथ आने वाली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लगातार जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं। एक एक प्रश्न हमने इस वीडियो में एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रखा है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे पैट एग्जाम अभी करंटली हो रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन बताना है आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके 7, 4, 5 या फिर 8। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें या, रा, ला, वा, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनका और एक नाम है। यदि उस नाम से आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्धस्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्धस्वर भी कितने? 4 प्रकार के होते। अंतस्थ व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर। आपको इसको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए और बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखने की जरूरत है इसको। ठीक है, कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, लावा। और देखिए जो अंतस्थ व्यंजन है उसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है आपके सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है। तो देखिए अकर्मक क्रिया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया के लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सा सकर्मक क्रिया है फिर अकर्मक क्रिया है। तो देखिए मैं आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आज के बाद से आप भूलने वाले नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो हमसे कहा है कि श्याम सोता है, ठीक है, तो हमको देखिए कह रहा है कि श्याम सोता है, तो जहां पर भी आपको कर्म नजर ना आए, ठीक है, जहां पर कर्म नजर ना आए वहां पर कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कैसे देखेंगे हम कि भाई ये सकर्मक है या अकर्मक है? भाई जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा? अकर्मक। और जहां पर कर्म है, जिस भी वाक्य में जहां पर कर्म है वहां कैसी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए तो ये कैसी है? अकर्मक है। ठीक है, अब यदि मैं बोलता कि राधा गाना गाती है, ठीक है, राधा गाना गाती है, ठीक है, तो कैसी क्रिया हो जाती? भाई सकर्मक क्रिया हो जाती। अब हम वाक्य से क्या है? प्रश्न पूछेंगे आपको। यदि सकर्मक और अकर्मक जानना है तो आपको वाक्य से प्रश्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप प्रश्न करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि राधा गाना गाती है, तो राधा गाना गाती है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि राधा क्या करती है? भाई गाना गाती है। ठीक है, तो हमारे क्या का उत्तर मिलेगा? क्या करती है? कर्म है भाई, क्या? गाना गाना। गाना क्या है? यहां पर कर्म है, तो क्या कैसी क्रिया है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बोलता कि राहुल खाना खाता है, ठीक है, राहुल क्या करता है? खाना खाता है, राहुल खाना खाता है, तो कैसी क्रिया हो जाती है? एक सकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन मैं बोलता यदि कि राहुल नहाता है, ठीक है, मैं बोलता राहुल नहाता है, नहाता है, ठीक है, तो कैसी क्रिया हो जाती है? एक अकर्मक क्रिया हो जाती। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि राहुल क्या नहाता है। भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या कि राहुल क्या नहाता है? नहीं ना। ठीक है, तो नहाना हो गया आपका, सोना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया। क्योंकि ये नहीं आप बोल सकते तो, मैंने कहा कि राजीव बैठा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि राजीव क्या बैठा है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जी हाँ, राजीव क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो कैसा? एक सकर्मक हो जाएगा। पर मैं बोलता हूं कि राजीव बैठा है, तो कैसा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सा अमानक वर्ण नहीं है। ऑप्शन है आपके यहां पर, देखिए भा नहीं है, एक्चुअल में ये फा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। जो झांसी होता है ना,
झांसी, झांसी कैसा लिखा जाता था? झांसी ऐसा कुछ, ऐसा झांसी लिखा जाता था पहले, आपने देखा होगा। जो झांसी लिखा जाता था वो भा नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर ये झा है, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद का, धा और खा। तो अमानक बाण पूछा है हमसे, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुल अमानक बाण कितने हैं? तो कुल अमानक बाण की संख्या कितनी है? 8 है। देखिए ऐसे बाण जो वर्तमान में क्या है, मान्य नहीं है, ठीक है, ऐसे बाण जो वर्तमान में मान्य नहीं है उनको क्या बोलते हैं? अमानक बाण बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूं अमानक बाण। अमानक बाण देखिए, जैसे हम पहले लिखते थे क्या, त्रा, त्रा को कुछ त्रा त्रिशूल होता था जो इसको कुछ इस तरह से लिखते थे, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में त्रा लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं। तो जो अमानक बाण है वो कौन सा है? त्रा भी आपका क्या हो जाएगा? अमानक बाण हो जाएगा। इसी तरह जो झांसी है ना, झांसी में झा लिखते थे कुछ भा की तरह, ठीक है, तो वो भा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अमानक बाण हो जाएगा, ठीक है। और कुल अमानक बाणों की संख्या कितनी है? तो 8 है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है आपके दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, ऑप्शन बी है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन सी दयालु होना, और ऑप्शन डी है कठोर होना। देखिए कह रहा है कि जाके पाँव न फटे बिवाई। भाई जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे ना, उनके मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा के पैरों में देखा होगा, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं। वो अक्सर जो किसान होंगे जिनके मम्मी पापा, उनके पैरों में देखा होगा कि जो पैर होता है एड़ी में उनके यहाँ पर दरार सी पड़ जाती है और वहाँ से क्या है, खून निकलने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विवाई। क्या बोलते हैं? विवाई बोलते हैं उसको। और जिसके पैर में ये होता है ना सर, ये बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द देती है विवाई, ठीक है, जब इसमें से खून निकलता है ना। तो कह रहा है कि जाके पाँव न फटे बिमाई, ठीक है, मतलब इसका अर्थ है कि जिसके पाँव में बिमाई फटती है वही जानता है, इसके अलावा उसका दुख कोई और फील नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए जिसके ऊपर मतलब दुख होता है वही इसको पहचान सकता है, कोई दूसरा नहीं पहचान सकता है। तो हमारा देखिए हमको अर्थ देखना है। तो कह रहा है कि जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। ऑप्शन है हमारे दूसरों के कष्ट का अनुभव करना। बिल्कुल नहीं भाई, इतने अच्छे लोग नहीं हैं दुनिया में कि दूसरों के कष्ट का अनुभव करने लगे ठीक है। दूसरा है जिसके ऊपर बीतती है भाई वही जानता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर भाई, जिसके पैर में बीमारी फटी होती है वही इसके दुख का अनुभव कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सी है दयालु होना, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कठोर होना, तो बाकी आपके सभी गलत हो जाएंगे और ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम होगा। ऑप्शन है निर्दयी, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी उदार, और ऑप्शन डी है आज्ञाकारी। देखिए कृतज्ञ का विलोम पूछा है, तो देखिए कृतज्ञ किसको बोलते हैं? उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ करते हैं, ठीक है। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो उपकार को मानता है, ठीक है, उपकार को मानने वाला। तो इसका विलोम आपको जानना है। विलोम क्या होगा? उपकार को ना मानने वाला। तो उपकार को ना मानने के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि उपकार को ना मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ होता है। और उपकार को मानने वाला कौन होता है? तो कृतज्ञ होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा और कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ज्ञ बाण किन बाणों के संयोग से बना है? ऑप्शन है जा और या के, या फिर ऑप्शन बी है जा और या से, ऑप्शन सी है जा और न्या से, और ऑप्शन डी है जा और धा से, ठीक है। तो आपको बताना है कि ज्ञ बाण किन दो बाणों के संयोग से बना हुआ है। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका ज्ञ बाण है वो कितने बाणों से? दो बाणों से मिलकर बना होता है। ये रॉन्ग है भाई, इसको मत लगाना, क्योंकि इसमें डैश नहीं लगा है। इसका मतलब होता है जा आधा है, ठीक है। जो व्यंजन बाण होता है वो अपने आप में बिना स्वर के कैसा होता है? बिना स्वर के आधा होता है, ठीक है। आधी मात्रा होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आधी मात्रा किस पर होती है? तो व्यंजन पर आधी मात्रा होती है। जैसे मैं का लिखूंगा तो साथ में का अकेले उच्चारण नहीं होता है, जो स्वर के साथ में उच्चारण किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? आधा वर्ण होता है, ठीक है। तो
आधी मात्रा किसकी होती है, तो व्यंजन की होती है। इसको आपको याद रखना है। तो देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें डैश लगा है जाके नीचे और साथ में यहाँ ज्ञ वर्ण इसी से बना हुआ है। देखिए जो आपका ज्ञ वर्ण है वो कैसा, एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसा, संयुक्त व्यंजन है। और हिंदी में कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक तो छ, त्र और ज्ञ। तो देखिए मैं तीनों को आपको बताने वाला हूं, भले ही समय लग जाए, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं जो आपके हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो छ और त्र और तीसरा है ज्ञ। तो देखिए जो छ होता है वो कितने, 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। एक तो का, जो कैसा होता है आधा। इसको आप याद रखिएगा, ये जब तक डैश नहीं लगा होगा तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में स, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है आपका छ। और त्र की बात करते हैं तो ता और रा, ठीक है। ज्ञ की बात करते हैं तो जा और या से मिलकर क्या बना हुआ है, ज्ञ। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो 3 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताना है आपको कि पवित्र शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि पवित्र में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। अब देखिए गुण संधि की बात करते हैं, मैं अयादि को आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। अभी देखिए आप अभी गुण देख लीजिए। जो गुण होता है, जैसे मैंने कहा महेश, जहां पर एक मात्रा का बोध होता है वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। और जहां पर 2 मात्रा होती है, मैंने बोला सदैव, ठीक है, मैंने बोला सदैव, तो वहां पर कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो एक मात्र तो गुण होगी और 2 मात्रा आए तो वहां पर कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन अयादि देखना है हमको, तो अयादि को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है। तो जो अयादि संधि है उसको देखिएगा। जो अयादि संधि है उसको कैसे हम पहचानेंगे, यदि आपका आंसर क्या था, मैं लेता हूं पवन, ठीक है, पवन लेता हूं उदाहरण किसका, अयादि संधि का। तो देखिए क्या हो जाएगा, प धन अन, ठीक है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें अयादि संधि है। देखिए जब किसी भी वर्ण में आय, आओ, आय और आओ, ये 4 वर्ण आते हैं, तो वहां पर आय के यहाँ स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, और आओ के स्थान पर ओ, आय के स्थान पर आय, ठीक है, सॉरी एक मात्रा है यहां पर, ठीक है, और आओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ, ठीक है। तो देखिए हमारा है पवन, तो पाओ देखा होगा कि यहां पर क्या आ रहा है, आओ, पाओ। देखिए पा आधी मात्रा बताई ना मैंने व्यंजन की, तो पवन उच्चारण करके देखिएगा इसका, तो क्या आएगा, आओ, आओ आएगा यहां पर। तो देखिए पौ पर क्या हो जाएगा, ओ, एक मात्रा लग जाएगी और इसके बाद में आ समान वर्ण आया है आ, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है ब्रह्मी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है सौराष्ट्री और ऑप्शन डी है गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा की बात की गई है तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, एक तो आपकी मराठी और नेपाली और हिंदी, ये 3 भाषा किस में लिखी जाती हैं, तो हिंदी भाषा में लिखी जाती हैं, सॉरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए गुरुमुखी और बता देता हूं, जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी लिपि में कौन सी, तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। आपको वाक्य बताना है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य से प्रश्न आपके एग्जाम में ना बनता हो। तो आपको इसको इंपोर्टेंट लगा लेना है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए समझिएगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, तो कैसा वाक्य है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मैं कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है।
अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, इसके बाद में आपको मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें यदि आपको किसी भी वाक्य के में क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, क्या, कैसे, कौन, क्या, यदि क्वेश्चन वर्ड आपको शब्द मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की। तो देखिए जो सरल वाक्य होते हैं, जो सरल वाक्य होते हैं उसमें एक उद्देश्य, जो सरल वाक्य होते हैं उसमें कैसा, एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य बोलते हैं कर्ता को, उद्देश्य किसको बोलते हैं, कर्ता को बोलते हैं, और जो विधेय होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम जाता है, क्या कहा मैंने, राम घर जाता है, मैंने बोला राम घर जाता है। तो देखिए यहां पर उद्देश्य पूछेगा आपसे, आपको याद रखना है, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैंने जैसे दिया राम घर जाता है, इसमें उद्देश्य बताना है आपको। तो उद्देश्य क्या है, राम हो जाएगा, और जाना क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। विधेय किसको बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं। तो देखिए जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय हो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। अब देखिए मिश्र वाक्य देखते हैं, तो संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जहां पर मैंने कहा, जहां पर दो स्वतंत्र वाक्य हों, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है और वह घर जाता है, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, और या फिर बोलता हूं राहुल पढ़ता है, ठीक है। जहां पर दो वाक्य हों, दो हों या और अधिक हों, दो या दो से अधिक हों, ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य हों और कैसे शब्दों से जुड़े हों, जिनके बीच में संयोजक क्या हो, और, तथा, किंतु, परंतु, यदि ऐसे शब्द आपको दिख जाएं तो वहां पर कौन सा संयुक्त वाक्य होता है। और आपको देखना है कि दो संयुक्त वाक्य होंगे वहां पर। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, और दूसरा वाक्य क्या है, और लगाकर मैंने दूसरा वाक्य जोड़ दिया कि राहुल घर जाता है। तो देखिए किसी भी वाक्य का एक दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य में क्या है, एक आपका प्रधान वाक्य होगा। जैसे आपका उदाहरण ही देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। देखिए एक वाक्य है उसने कहा, दूसरा है कि मैं घर जाऊंगा। जब किसी भी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर कई वाक्य निर्भर हों, ठीक है, तो मैं घर जाऊंगा जो वाक्य है वो किस पर निर्भर है, उसने कहा पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। तो जो प्रधान वाक्य है क्या है, उसने कहा, और जो अन्य वाक्य है वो है मैं घर जाऊंगा, तो किस पर निर्भर है, उसने कहा पर, ठीक है। और देखिए एक पहचान और बताता हूं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में जब कभी भी किसी भी वाक्य में आपको कि, क्योंकि, यदि तो, यद्यपि, जैसे ही और ज्यों ही आदि शब्द यदि देखने को मिले आपको उन दोनों वाक्यों के बीच में, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे मैंने कहा राहुल जाता, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, हाँ यही वाक्य देख लिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत के रचयिता बताना है आपको। ऑप्शन है आपके विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास और घनानंद। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, सूरदास है। विद्यापति, तो विद्यापति को देखिए आपके लिए मोस्ट फेवरेट, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मैथिल कोकिल किसको बोला जाता है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। घनानंद की है सुजान, क्या है, सुजान सागर किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है 10 हाथी, ऑप्शन बी लाल फूल, और ऑप्शन सी 5 लड़के, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की बात की है तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपके विशेषण होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, दूसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा होता है परमाणवाचक, और चौथा होता है संख्यावाचक। देखिए तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि लाल फूल कैसा, उसका गुण बता रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है,
फूल का गुण बता रहा है कि कैसा है, लाल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो आपका 10 हाथी लिखा है यहाँ पर कौन सा, तो संख्यावाचक है। और 5 लड़के भी कैसा है, आपका संख्यावाचक विशेषण है। यदि आपसे बोल देता कि 5 किलो गेहूं, आपसे बोलता 5 किलो गेहूं, तो यहाँ पर क्या हो जाता, परमाणुवाचक विशेषण हो जाता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, आपको बताना है कि समूहवाचक शब्द, समूहवाचक संज्ञा बताना है कौन से शब्द में। ऑप्शन है मिठास, बी है सोना, सभा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है, बाजार शब्द में, ठीक है, तो बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता हो, जैसे सभा है, एक, भाई कोई ऐसा तो बोलता नहीं है कि एक लोग सभा, एक लोग मिलकर सभा कर रहे हैं। भाई एक लोगों से सभा नहीं होती है, उसमें 10, 15, 20, 1000 इतने लोग होंगे तभी सभा हो सकती है, ठीक है। बाजार की बात करते हैं तो बाजार एक लोगों से मिलकर नहीं लगता, ठीक है। अब यदि बात करता है मिठास, तो इसका जो मेन शब्द है वो क्या है, मीठा, ठीक है, मीठा। और मीठा से क्या बना है, मिठास, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। जो सोना है उसमें कैसी, पदार्थवाचक संज्ञा है, कैसी, पदार्थवाचक, या जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। जो सोना है उसमें कौन सी, पदार्थवाचक संज्ञा है। इसके अलावा देखिए पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे लकड़ी बोल दिया मैंने, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये कैसे आपके पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि विपिन का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन है आपके विकास, बांसुरी, जंगल, या फिर स्थिरता। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जंगल के पर्यायवाची क्या है, कानन हो गया, विपिन हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो जंगल के पर्यायवाची हैं। वन हो गया, ठीक है, अभ्यारण्य हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो जंगल के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी। ऑप्शन है प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। इसको याद रखना है और मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। बताना है आपको कि हिंदी की आदि जननी कौन है। ऑप्शन है प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। तो आदि जननी की बात की है हमसे कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं भाषाओं का क्रम बता रहा हूं आपको। सबसे पहले किस भाषा का जन्म हुआ, तो जो आर्य थे, आर्य कहाँ से, मध्य एशिया से, पंजाब और अफगानिस्तान में भारत में आकर बसे थे, ठीक है। तो उनकी भाषा सबसे पहले कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में आर्य बोलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले किस भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। इसके बाद पाली भाषा, ठीक है, जो जैन धर्म की भाषा हो गई। इसके बाद प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा बौद्ध धर्म की भाषा हो गई। और इसके बाद कौन सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा हो गई। इसके बाद अवहट्ट, कौन सी, अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट के बाद में जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है, हिंदी का हुआ है। तो देखिए जो आपकी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश तक कौन सी भाषाएं हो गई, तो इनको आदि जननी कहा जाएगा। लेकिन जो अवहट्ट है आपकी, ये भाषा है जिससे हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का निर्माण हुआ है, वो कैसी, जननी भाषा हो जाएगी। और जो आपकी जो अन्य 4 भाषाएं हैं, ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये कैसी, आदि जननी हो जाएंगी। आपको अंतर समझना है। यहाँ पर कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि कौन सी जननी भाषा है और कौन सी आदि जननी भाषा है। तो देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये कैसी हैं, ये 4 भाषाएं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये कैसी, आदि जननी भाषा है हिंदी की। और जो आपकी अवहट्ट है वो कैसी, जननी है, किसकी, हिंदी की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखिए प्रयत्न के आधार पर पूछा है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन है उच्छिप्त, ऑप्शन बी प्रकंपित, ऑप्शन सी संघर्षहीन और ऑप्शन डी है पार्श्विक। तो देखिए ला की बात की गई है तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि ला कैसी ध्वनि है, प्रकंपित, या जिसको क्या बोलते हैं, लुंठित ध्वनि भी बोलते हैं। अब देखिए जो उच्छिप्त ध्वनि है वो कितनी, 2 होती हैं। एक तो आपका डा और ढा। उच्छिप्त किसको बोलते हैं, डा और ढा को बोलते हैं। जो संघर्षहीन होती हैं वो होते हैं या और वा। देखिए जो अंतस्थ व्यंजन है आपके या और वा,
लेकिन या व रा ला कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, जिनमें से या और वा को बोलते हैं संघर्षहीन, जो कैसे बिना संघर्ष के बोले जाते हैं, बड़े आसानी से इनको बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं या वा। तो देखिए इन पर जोर नहीं लगता, संघर्ष नहीं हमको करना पड़ता इसमें, तो कैसी ध्वनि हो जाएंगी, संघर्षहीन ध्वनि हो जाएंगी। लेकिन पार्श्वक की बात करें तो जो पार्श्वक है कैसा, पार्श्वक सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं मैं यहाँ पर, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ला कैसी ध्वनि है, वो पार्श्वक है, और जो प्रकंपी और लुंठित ध्वनि है वो कौन है, रा। ठीक है, आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं यहाँ पर। जो आपकी पार्श्वक ध्वनि हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ला। ला कैसा है, पार्श्वक ध्वनि, और प्रकंपी और लुंठित कौन हो जाएगा, रा। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए उच्छिप्त ध्वनि कैसी हो जाएगी, डा और ढा को क्या बोलते हैं, उच्छिप्त ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, उच्छिप्त ध्वनि, उच्छिप्त वर्ण या उच्छिप्त व्यंजन, आपको इनको समझना है। ठीक है, जो आपका प्रकंपित या लुंठित, लुंठित ध्वनि किसको बोलते हैं, तो रा को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। जो संघर्षहीन ध्वनि है वो कैसे हैं, या और वाह है। ठीक है, इसके बाद पार्श्वक ध्वनि कौन सी होती है, तो पार्श्वक ध्वनि किसको, तो ला वर्ण कैसी होती है, आपकी पार्श्वक ध्वनि होती है। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञे, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो तितली उपन्यास है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद कामायनी, कामायनी आंसू, कामायनी आंसू लहर और झरना, आंसू लहर झरना भी किसकी हैं, तो जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, मोहन राकेश की रचना का क्या नाम है, अधूरे नाटक। क्या अधूरे नाटक किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की है। और काफी इंपोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि अधूरे नाटक किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, और भारत भारती की बात करते हैं तो भारत भारती किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद दो बैलों की जोड़ी, कफन, ये किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। कोशिश मैंने यही किया है इसमें वीडियो में कि एक एक प्रश्न आपको और एक एक पॉइंट आपके दिमाग में इस तरह से बैठा दिया जाए कि ताकि आप कभी भी गलत ना करें। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक एक प्रश्न समझ में भी आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्नों के साथ में, ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में फिर से आपके सामने प्रकट होऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।